डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार का सॉल्व, जो एक्सरसाइज है उसको हल करवाएंगे। चैप्टर के वीडियो हमने डाल दिए हैं। उसके बाद में लास्ट में एक्सरसाइज थी, उसके वीडियो में अब डाल रहा हूँ। उसका पहला क्वेश्चन है, साल का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है कि लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ में अभिक्रिया करके लेड और CO2 बनाता है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें Pb अपचयन हो रहा है कि CO2 का अपचयन हो रहा है कि C का अपचयन हो रहा है कि PbO का अपचयन हो रहा है। इसमें बताना है कि कौन कौन असत्य है। तो इसमें आप लोगों को यही बताना है कि Pb का इसमें लिखा है अपचयन हो रहा है। तो आप लोग देखेंगे Pb जो है लेड, यहाँ पर अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, लेकिन इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसीलिए ये गलत है। दूसरे में देखेंगे आप CO2 का अपचयन हो रहा है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये अपचयन होता तो ये इधर होता पार्ट अभिकारक में, लेकिन ये उत्पाद में है, जो कि उत्पाद में ऐसा संभव नहीं होता, इसलिए इसका भी ये गलत है। अब इसके बाद में C का उपचयन हो रहा है। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ये बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसीलिए C उपचयन। उसके बाद PbO का अपचयन हो रहा है, PbO का अपचयन हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे जो PbO है, इसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, इसीलिए ये वाला भी सही है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट देख लिया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन सेकंड, जो इसके बाद में क्वेश्चन फर्स्ट के बाद में आप क्वेश्चन सेकंड को देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन दूसरा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि Fe2O3 और प्लस में 2 है L2O3 प्लस में Fe, जो क्या है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है Fe2O3 प्लस 2L N2O3 प्लस 2Fe। अब ये जो रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन का क्वेश्चन कह रहा है कि ये रिएक्शन किस प्रकार का रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है। अब इससे यही पहचानना, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, और इस 4 ऑप्शन में आप जानेंगे कि ये FeO2 है, ये Al है। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम Fe को विस्थापित कर रहा है, एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर Fe को विस्थापित कर रहा है, अपना इस तरफ आ रहा है, ये Fe का विस्थापन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, इसीलिए ये जो अभिक्रिया हुई है वो आंसर में होगा विस्थापन अभिक्रिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हुई। दूसरा क्वेश्चन जो है ये दिया है, एल्यूमिनियम जो है Fe को विस्थापित कर रहा है, इसीलिए ये विस्थापन अभिक्रिया हुई। अब इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा है कि लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा। तो आप लोग लौह चूर्ण को जानते हैं, Fe, ये लोहे, इसको लौह चूर्ण कहते हैं। अब इस पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है। तो आप लोग देखेंगे लौह चूर्ण पर FeCl है, तो यहाँ पर FeCl2 प्राप्त हो रहा है। एक हाइड्रोजन परमाणु बचा, H पर एक धनायन होता है, इसलिए Cl के एक धनायन को लेकर जाएगा, इसलिए यहाँ पर HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसके बाद में आप देखेंगे नहीं HCl नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो H
हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जब हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी तो 2 हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए ये 2 से गुणा हो जाएगा। Cl इधर 2 परमाणु है, इधर Cl परमाणु है। तो ये क्वेश्चन में यही कह रहा है कि क्या होता है जब आयरन के चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रवाहित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आंसर में आपको यही लिखना है, जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ये वाला ऑप्शन सही है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आप लोग अपनी बुक में देखें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें आपका ये ऑप्शन सही होगा कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज में चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में आप लोग मान लें किसी को भी लिख लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया H2 प्लस में O2 ले लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर N2 ले लिया, प्लस में H2 ले लिया। अब आप लोग देखेंगे कि H2O2 है तो H2O बनने की संभावना है, N2H2 है तो NH3 बनने की संभावना है। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर 2 है, इधर 2 ऑक्सीजन परमाणु है, इधर 1 ऑक्सीजन परमाणु है, तो इसको 2 से गुणित करना पड़ेगा। फिर हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर 2 से गुणित करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जो N2 है H2 है, NH3 हो गया तो N2 है, यहाँ पर N1 है, N को 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर हाइड्रोजन परमाणु 3 दूनी 6, इसीलिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें कहा गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में यही दर्शाया गया है कि जिसमें अभिकारक, इधर वाले जो है ये अभिकारक है, इसमें जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक में जो भी यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिक या और जो भी भाग लेते हैं वो उत्पाद अर्थात मोलों की संख्या जो होती दोनों तरफ पदार्थ की मात्रा को इक्वल किया जाता है। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण का संतुलन होता है। अब इस क्वेश्चन में आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो उसके सेकंड पार्ट में आप लोग यही लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम में यही बताया गया है कि पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में या प्रकृति में ऊर्जा का या द्रव्यमान का या ऊष्मा का किसी का भी मान लो कि प्रकृति में ऊर्जा का या द्रव्य का या द्रव्यमान का इसका ना ही कभी भी उत्पत्तिकरण हुआ है ना ही कभी विनाशीकरण हुआ है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बात यही हुई कि यहाँ पे द्रव्यमान है। अब इस द्रव्यमान को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। जैसे हाइड्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर दिया गया है, H2O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल में परिवर्तित कर दिया गया है। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया का संतुलीकरण करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ऊर्जा या द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब इसके बाद में आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल तरीके से समझ चुके हैं किस प्रकार से। अब इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5। तो आपकी बुक में 5 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों के रासायनिक समीकरण रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जो यहाँ पर, तो इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं। कथन में दिया है कि नाइट्रोजन
कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए कह रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। अब इसको समीकरण लिखना है, फिर समीकरण को संतुलित करना है। तो आप लोग नाइट्रोजन का सूत्र जानते हैं N2 और प्लस हाइड्रोजन का H2 होता है। अब ये संयोग करके अमोनिया बना रही है NH3। अब इसमें बैलेंसिंग किस प्रकार से होगी? N2 है, यहाँ पर N1 है, इसको 2 से गुणा कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 से हाइड्रोजन को गुणा कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, जो 5 का ए हो गया तो हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर बी आपका कहता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फाइड ऑक्साइड बनता है। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का H2S होता है, इसका वायु में दहन जब होता है तो कह रहा है वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2 होता है, प्लस में H2O होता है। अब इसके बाद में इसकी वैलेंसी आप लोग कर लेंगे। वैलेंसी में देखेंगे यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और H2O बनता है, तो O जो है उधर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अब उसके बाद में S1 है और O4 है 2, और H जो है 2 दूनी 4 है, यहाँ पर H 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो S हो जाएंगे वो भी 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे यहाँ पर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्साइड की उपस्थिति में नहीं, इसको OH2। अब इसके बाद में आप देखेंगे, हाँ, तो बैलेंसी बराबर हो गई, O2 हो गए, O4 हो गए, 2 दूनी 4, S सल्फर बराबर नहीं हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ में जो कह रहा है क्वेश्चन बी वाला, हाँ, तो यहाँ पे ये भी बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये वाली रिएक्शन दूसरी वाली भी सही हो गई है। इसमें पूछ रहा था कि हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाता है, इसको बैलेंसी करना था। तो H2S हो गया, 3O2, 2SO2, H2 हो गया। अब इसमें आप लोगों ने देखा है यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 2 4 है, इसलिए इसको यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 6, इसलिए 3 दूनी 6 हो गए, S2 हो गए, S2 हो गए। तो इस प्रकार से H2 2 दूनी 4 हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, सभी बराबर हो गए। और इसके बाद में सी वाला अगला पार्ट में कह रहा है, अगले पार्ट में कह रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके, हाँ, सी में कह रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया। तो आप लोग देखेंगे जो एल्यूमिनियम Al होता है, Al पर 3 धनात्मक होते हैं, उसके बाद में SO4 होता है, SO4 पर 2 ऋणात्मक होते हैं। अब देखेंगे इसको इस प्रकार से क्लास में कराएंगे तो इसका सूत्र जो हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइड। तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। अब एल्यूमिनियम सल्फेट की जो अभिक्रिया कह रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ में होगी, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र जो होता है BaCl2 होता है, क्योंकि Ba पर 2 धनायन होता है, Cl पर 1 धनायन होता है, इसलिए BaCl2 यहाँ पे ये सूत्र हो जाएगा। तो आप लोग अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे सी पार्ट में, Al2SO4 का होल थ्राइड, Al2SO4 का होल थ्राइड प्लस में हो जाएगा BaCl2 इज इक्वल टू। अब इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र जो हो जाएगा AlCl3 हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र, और साथ में बनेगा बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा BaSO4। अब इसके बाद में ये जो रिएक्शन हो गए इसको बैलेंसी आप लोग करके देखेंगे। बैलेंसी में देखिए यहाँ पर Al2 है, यहाँ पर 1, इसको 2 से गुणा करेंगे, Cl 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और Cl यहाँ पर 2 है तो इसको 3 से गुणा किया जाएगा। फिर 3 Ba यहाँ पर हो जाएंगे, तो 3 से इसको भी गुणा कर दिया जाएगा। इसी प्रकार SO4 भी 3 है, यहाँ पर SO4 का होल थ्राइड है। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी तीसरी वाली, इस तरीके से लिखी जाएगी और इसको इस तरीके से बैलेंस किया जाएगा। और इसके बाद में अगला कह रहा है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं H2 गैस देती है। तो उसमें पोटेशियम धातु कह रहा है, पोटेशियम धातु जल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगी,
तो यहाँ पर पोटेशियम था तो यहाँ जल है, जल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं HOH। तो यहाँ पर K है, यहाँ पर OH है, तो यहाँ पर KOH बन जाएगा। यहाँ पर K है, यहाँ पर OH है, उधर KOH बन जाएगा। H बचा है तो H जो है H2 बनाएगा, इसका एक परमाणु हाइड्रोजन परमाणु बनाएगा। तो यहाँ पर इसको 2 से गुणा जब किया जाएगा, जब इसको 2 से गुणा किया जाएगा तो इसको भी 2 से गुणा कर लिया जाएगा, फिर यहाँ पर K को भी 2 से गुणा कर लिया जाएगा, तो 2 K हो गए। H जो यहाँ पर 4 है, H 2 2 4 हो गए, O 2 है, O इधर भी 2 हो गए। तो इस प्रकार से ये वैलेंसी बराबर हो गई है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो इस प्रकार के आप लोग रिएक्शन को इस प्रकार से बैलेंस करेंगे। तो इसकी जो बैलेंसी आप लोगों ने देखी। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 था ये आपका खत्म हो गया है। अब इसके बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपकी रिएक्शन है उनको बैलेंस करवाना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो पहली रासायनिक समीकरण ए वाले में दिया है कि नाइट्रिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। नाइट्रिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया में क्या होगा, जो उत्पाद बनेगा, फिर उसको किस प्रकार से बैलेंस किया जाएगा। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जो होता है HNO3 होता है। अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस के साथ में होगी। अब क्या बनेगा, आप लोग देखेंगे यहाँ कैल्शियम इधर नाइट्रेट है, तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा CaNO3 का होल ट्वाइस, ये इसका सूत्र है। और इसके साथ में H है और वहां पर O2 है, जो इधर H है और O2 से H2O बनेगा। अब इसके बाद में संतुलित कर लेंगे। नाइट्रेट के 2 आयन इधर देखिए 2 से गुणित है, NO3 2 से गुणित है। NO3 अगर यहाँ पर 2 से गुणित है तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद में आप लोग देखें कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, और CaOH का होल ट्वाइस, इसलिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट वाली रिएक्शन की वैलेंसी हो गई। और बी वाली, इसके बाद अगली रिएक्शन में कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है तो क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी AOH की अभिक्रिया जो है प्लस में H2SO4 के साथ में जो कराई जाती है तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर सल्फेट है, तो सोडियम है सल्फेट है, तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कराई जाती है तो क्या होगा। तो बिल्कुल सही। तो इसके बाद में यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में हो रही है, तो यहाँ पर सोडियम है, इधर सल्फेट है, तो सोडियम और सल्फेट, एक तरफ सोडियम धनायन है, सल्फेट ऋणायन है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे सोडियम पर एक धनायन होता है, इसके बाद में सल्फेट पर 2 ऋणायन होते हैं। तो इसकी जो Na2 ये SO4 सूत्र बनेगा, सोडियम सल्फेट का Na2 SO4 बनेगा। तो Na2 जो उधर 2 होते इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद 2H2 हो गए और यहाँ पर हम क्या करेंगे H2O 2 से गुणा कर दिया जाएगा। जब ये 2 से गुणा हो जाएगा फिर इसकी बैलेंसी करके देख लेंगे। 2H है यहाँ पर, तो ये H ये 2 2 4H है पहले से, तो इधर 4H है, इसको भी 2 से गुणा कर दिया जाएगा। 4H आप लोगों ने देखे 2H के 2 इसके बच गए थे, इसीलिए वहां पर 2 से जल को गुणा कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका बी क्वेश्चन हो गया है। तो हाँ, तो ये जो आपका चल रहा है क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5 हमने करा दिया था, अब क्वेश्चन 6 के ये सभी चल रहे हैं। अब क्वेश्चन 6 में सी वाला जो कह रहा है, सी पार्ट में कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ में होती है तो क्या होता है। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया NaCl की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ में होती है, AgNO3 इसका सूत्र होता है, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र AgNO3 होता है। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ में होती है तो क्या होता है, इसकी वैलेंसी किस प्रकार से होती है तो आप लोग देखेंगे। यहाँ पर सिल्वर इधर नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट बनेगा NaNO3, तो यहाँ पर NaNO3 हो गया, AgCl बचा, AgCl बचा। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर AgCl हो गया, NaNO3 हो गया। तो इसमें देखिए बैलेंसिंग दोनों तरफ बराबर है, इसलिए इसमें बैलेंसिंग नहीं होगी और केवल रिएक्शन ही लिखना था। इसके बाद में अगली रिएक्शन डी नंबर में कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में होती है तो क्या होता है।
अब यहाँ पर बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जो होती है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ में होती है तो क्या होता है, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में होती है तो क्या होता है, यहाँ पर Ba है, यहाँ पर SO4 है। आप लोग देखेंगे कि Ba पर 2 धनायन होते हैं, SO4 पर 1 ऋणायन होता है, तो यहाँ पर BaSO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा, BaSO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा, और साथ में जब BaSO4 का होल ट्वाइस होगा तो SO4 2 से गुणित होगा। यहाँ पर Cl है, 2H2 है, Cl है, तो यहाँ पर HCl बनेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। अब यहाँ पर H के 2 परमाणु है, Cl के 2 परमाणु है, इसलिए इसको 2 से गुणित कर दिया जाएगा। तो हमने आप लोगों को 1 से 6 तक क्वेश्चन कराया है। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम आप लोगों को अगले वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद, तब तक यहाँ तक नोट कर लीजिएगा।